हर्षद मेहता का सफर मुंबई शहर से शुरू हुआ, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के चमकते टावर से बहुत दूर था। एक लोअर मिडिल क्लास गुजराती परिवार में जन्मे उनकी शुरुआती जिंदगी पैसों की तंगी से भरी थी। मेहता के पिता एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे, लेकिन कामयाबी दूर ही रही। बेहतर मौकों की तलाश में परिवार रायपुर, छत्तीसगढ़ चला गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेहता वापस मुंबई आ गए। कुछ कर दिखाने की ठान ली। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, सेल्समैन और सीमेंट कंट्रैक्टर का भी काम किया, और इसी दौरान ऊपर उठने का जज्बा उनके अंदर हमेशा बना रहा। स्टॉक मार्केट में उनका आना लगभग एक इत्तेफाक था। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक जॉबर के तौर पर शुरुआत की, एक बड़े खेल में एक छोटा सा खिलाड़ी। लेकिन मेहता तेज सीखने वाले थे, उनमें गिनती का हुनर था और मार्केट ट्रेंड्स को समझने की अद्भुत काबिलियत थी। वो बहुत जल्दी आगे बढ़े, जॉबर से ब्रोकर बने और फिर अपनी खुद की फर्म ग्रोव मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट बनाई। उनके कैरिश्मा और लोगों को मनाने के हुनर ने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचा, उन्हें अपने जाल में फंसाया। मेहता के शुरुआती साल उस आलीशान जिंदगी से कोसों दूर थे जो वो बाद में जीने लगे थे। फिर भी ये उनके जुनून और महत्वाकांक्षा की एक झलक दिखाते हैं, वो खूबियां जो उन्हें ऊपर भी ले गई और उनके पतन का कारण भी बनी। हर्षद मेहता स्कैम के बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज थी जिसे रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। ये बैंकिंग मैकेनिज्म देखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन यही मेहता का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसकी मदद से वो बैंकिंग सिस्टम से बहुत सारा पैसा निकाल लेता था। रेडी फॉरवर्ड डील असल में बैंक्स के बीच एक शॉर्ट टर्म लोन एग्रीमेंट होता था, जो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए यूज होता था। बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एक दूसरे को लेंड कर सकते थे ताकि कैश फ्लो बना रहे। मेहता ने इस सिस्टम के एक लूप होल का फायदा उठाया और फेक बैंक रिसीट्स यूज करके बैंक से बिना सिक्योरिटी के लोन्स ले लिए। फिर वो ये उधार लिया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था, जिससे शेयर प्राइसेस आर्टिफिशियली भी बैच जाते थे और ऐसा लगता था जैसे मार्केट बूम कर रहा है। उसका तरीका सिंपल था लेकिन बहुत ही रिस्की। वो ऐसे बैंक्स को टारगेट करता था जिनमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और फोर्ज्ड बैंक रिसीट्स दिखाकर उन्हें कन्विंस करता था कि वो लेजिटिमेट रेडी फॉरवर्ड डील ट्रांजैक्शंस कर रहा है। बैंक्स ज्यादा प्रॉफिट के लालच में और मेहता की मार्केट विजिट वाली रेप्यूटेशन के कारण इन डील्स के लिए मान जाते थे। उन्हें क्या पता था कि वो एक बड़े फाइनेंशियल बबल को हवा दे रहे हैं जो जल्द ही फूटने वाला था और बहुत बड़ा नुकसान करने वाला था। मेहता का रेडी फॉरवर्ड डील सिस्टम को मैनिपुलेट करना एक तरह का फाइनेंशियल इंजीनियरिंग था, लेकिन ये बहुत ही गलत और इलीगल था। वो बैंकिंग सिस्टम की बारीकियों को समझता था और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाता था और इन्वेस्टर्स और मार्केट की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाकर बहुत सारा पैसा कमाता था। जैसे जैसे हर्षद मेहता की दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे ऐशो आराम की जिंदगी की उनकी चाहत भी बढ़ती गई। उन्होंने अपने साधारण शुरुआत को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसी शानदार जिंदगी को अपनाया जो उनके नाम का पर्याय बन गई। मुंबई के वर्ली में मेहता का समुद्र के किनारे वाला पेंट हाउस उनकी नई दौलत की निशानी बन गया। अरब सागर के किनारे यह आलीशान अपार्टमेंट भव्य पार्टियों का केंद्र था, जहां नेता, बॉलीवुड सितारे और शहर के बड़े लोग आते थे। मेहता का कार कलेक्शन कई लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय था, जिसमें कई लग्जरी गाड़ियां थीं, जिनमें एक दुर्लभ टोयोटा लेक्सस भी शामिल थी, जो उस समय भारतीय सड़कों पर कम ही दिखाई देती थी। अपने शौक पूरे करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगी कलाकृतियां, डिजाइनर कपड़े खरीदे और भव्य पार्टियां दी, जो मुंबई के सामाजिक हलकों में मशहूर हो गई। उनकी शानदार जीवन शैली सफलता का एक सोचा समझा प्रदर्शन थी, अपनी अजेय छवि दिखाने और निवेशकों को आकर्षित करने का एक तरीका। लेकिन दौलत और ग्लैमर की चकाचौंध के नीचे एक काला सच छुपा था। भौतिक चीजों के लिए मेहता का जुनून एक गहरी असुरक्षा से प्रेरित था। उस दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत जिसने कभी उन्हें नकारा था। उनका फिजूल खर्ची सिर्फ मजे के लिए नहीं थी, ये उनके अतीत को बदलने का एक तरीका था, अपनी साधारण शुरुआत की यादों को मिटाने का। भाग 5, सुचेता दलाल, जर्नलिस्ट जिसने सच को उजागर किया। जब हर्षद मेहता अपने चरम पर थे, तब सुचेता दलाल नाम की एक युवा पत्रकार पर्दे के पीछे काम कर रही थी और उनके तेजी से बढ़ने की कहानी को समझने की कोशिश कर रही थी। दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम करते हुए अपनी खोजी पत्रकारिता, खासकर वित्त के क्षेत्र में,
एक अच्छी पहचान बना चुकी थी। शेयर बाजार में असामान्य गतिविधि, शेयर की कीमतों में अचानक वृद्धि और एक अकेले स्टॉक ब्रोकर के बारे में अफवाहें जो बाजार को नियंत्रित कर रहा था ने उसकी जिज्ञासा को जगाया। सच्चाई का पता लगाने के लिए दलाल के अथक प्रयास ने उसे वित्त की जटिल दुनिया में गहराई तक ले जाया, जहां उसने बैंक के दस्तावेजों की जांच की, सूत्रों का साक्षात्कार लिया और सभी बातों को जोड़ा। उसने धोखे का एक जाल उजागर किया जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जिसमें बैंक, ब्रोकर और यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। 23 अप्रैल 1992 को दलाल का धमाकेदार खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर आया, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। उसके गहन शोध वाले लेख ने मेहता के घोटाले के तरीके को उजागर किया, जिसमें नकली बैंक रसीदों का उपयोग, RFT सिस्टम में हेरफेर और सांठ-गांठ जिसने घोटाले को फलने फूलने दिया, सब कुछ सामने आया। दलाल का खुलासा एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हर्षद मेहता के राज के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। मेहता जैसे शक्तिशाली और रसूखदार व्यक्ति से मुकाबला करने के उसके साहस ने उसे व्यापक प्रशंसा दिलाई और उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। हर्षद मेहता स्कैम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आम जनता से लेकर बड़े बड़े लोग, सब पर इसका असर पड़ा। फाइनेंशियल मार्केट में तो भूचाल आ गया, बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया, सरकार को आगे आकर लोगों का भरोसा फिर से जीतना पड़ा। परेश गनात्रा भी उन कई इन्वेस्टर्स में से एक थे जिन्होंने स्कैम में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा दी। उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया था और तेजी से बढ़ते स्टॉक मार्केट पर विश्वास भी। लेकिन कई और लोगों की तरह वो खुद को एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले पाए जिसने उन्हें नाकाम कर दिया था। उनकी कहानी फाइनेंशियल फ्रॉड के इंसानी नुकसान की एक गंभीर याद दिलाती है। इस घोटाले के बाद जो कानूनी लड़ाइयां हुई वो बहुत लंबी और कठिन थी। बहुत लोगों को लगा कि इंसाफ में देरी हुई और कई मामलों में तो इंसाफ मिला ही नहीं। न्याय की गाड़ी बहुत धीरे चली और इस घोटाले के शिकार लोग सालों तक किसी भी तरह का समाधान मिलने का इंतजार करते रहे। सवाल अब भी यही है, क्या इंसाफ सचमुच मिल सकता है या ये बस एक मृगतृष्णा है? इस घोटाले के बाद ऐसे संकट को दोबारा होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए। सरकार और वित्तीय संस्थानों ने नियमों को सख्त करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए कदम उठाए। लेकिन जैसे ही हम हर्षद मेहता घोटाले पर विचार करते हैं, यह खुद से पूछना महत्वपूर्ण है कि क्या हमने अतीत से सीखा है और क्या हम भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं?